गुड मॉर्निंग क्लास आज आप लोगों की भारत बंद की वजह से जो ऑफलाइन क्लास होनी थी वो क्लास नहीं हो पाई है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये वीडियो जो है आज आपकी चैप्टर नंबर सेकंड पर है। चैप्टर नंबर सेकंड आपका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वायुमंडल का संगठन व संरचना। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी काफ़ी हद तक क्लियर करवा दिया है। ये डायग्राम जो है मैंने आपको पहले भी बनवा दिए थे, लेकिन फिर भी एज अ फॉर्मल जो है मैं आप लोगों को ये टॉपिक फिर से कवर करवाता हूँ, ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से ज़रूर आएगा। इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो क्वेश्चन बेसिकली जो बनते हैं वो है, एक क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन यानी वायुमंडल का संगठन, दूसरी है वायुमंडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये दोनों ही क्वेश्चन इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये दोनों ही चैप्टर ये दोनों ही क्वेश्चन में से कोई भी एक आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो हम इसको ज्यादा देर नहीं करते हुए अपने चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। तो वायुमंडल के बारे में हमने जो अब तक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो यही है कि पृथ्वी को चारों तरफ से एक आवरण जो है वो घेरे हुए है और उस आवरण को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो अपने साथ सटा कर रखती है, लगा कर रखती है। और ये जो आवरण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके साथ लगा हुआ है, ये बेसिकली तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी तीन तत्वों से मिलकर बना है। और वो तत्व है आपके गैसेस यानी गैस, डस्ट पार्टिकल यानी धूलकण, और तीसरे हैं जलवाष्प यानी वाटर वेपर्स। ये मैंने डायग्राम बनाया है, आप पेपर के अंदर इसको बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। जर्नल सर्कल है, सर्कल हमारी अर्थ है, और एक ये आपको जो सराउंडिंग नजर आ रही है, ये जो थिक पार्ट मैंने आपको बनाकर दिखाया ये है आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। इस वायुमंडल की जो मोटाई है वो 10,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी इसकी मोटाई अर्थ सरफेस से जैसे ही वायुमंडल शुरू होता है तब से लेकर उसकी सबसे बाहर की परत की जो मोटाई है वो लगभग 10,000 किलोमीटर है। और सबसे बाहर की जो परत है उसे हम बहिर्मंडल बोलते हैं, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। और वो कब एक्सोस्फेयर यानी वायुमंडल हमारा समाप्त होकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम बात करते हैं किस प्रकार से हमारा वायुमंडल जो है वो इन तीन तत्वों से मिलकर बना है। एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा यही आ सकता है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की एक परिभाषा और वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, चित्र सहित वर्णन आपको करना है। आपको इनका चित्र बनाना है, इसके साथ इन तीनों ही तत्वों की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करनी है। इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वायुमंडल मैंने आपको बताया पृथ्वी के चारों तरफ कई हजार किलोमीटर मोटी एक परत के रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सटी हुई एक ऐसी परत है जो पृथ्वी के ऊपर जीवन को संभव बनाती है, वायुमंडल कहलाती है। देखिए जीवन संभव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करने वाली नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस हम जानते हैं कि काफी हेल्पफुल होती है, बहुत सारे पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं और प्रोटीन के अंदर इसे परिवर्तित करते हैं। जो दाल वाले पौधे होते हैं जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं, उनकी जड़ों में खास किस्म की ग्रंथियां होती हैं। वो ग्रंथियां क्या करती हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलती हैं और नाइट्रेट फिर बाद में प्रोटीन के रूप में हमें प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हो गई आपकी, नाइट्रोजन होगी, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक परिभाषा आप किताब में से लिखी हुई कोई भी एक अच्छी परिभाषा जो आपको याद रह सके वर्ड टू वर्ड, वो आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड पोर्शन इसके अंदर आता है कि वायुमंडल की कुछ एक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, और विशेषताएं क्या हैं। मैंने अभी जितने भी लेक्चर आपको 5 मिनट का बताया उसके अंदर जर्नल्स में मैंने आपको जो बातें बताई वो क्या थी। सबसे पहले वो पृथ्वी के चारों तरफ सटा हुआ एक आवरण है, राइट। पहली विशेषता कि पृथ्वी के चारों तरफ है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर है, ये पूरी पृथ्वी को घेरे हुए। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि तीन तत्वों से मिलकर बना है और उन तीन तत्वों में से तीनों के तीन हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काफी जरूरी है। चौथी, इसके अंदर जो वायुमंडल है, वायुमंडल बेसिकली आपको कभी नजर नहीं आता। जैसे ये कमरा जिसके अंदर मैं खड़ा हूं या आप लोग क्लास लगाते हो, उस कमरे के अंदर भी एक वायुमंडल की एक परत आप इसे मान के चले, क्योंकि ये जो एरिया जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर मेरे को जीवन प्रदान करने वाली मेरे सभी उपयोग की जो वस्तुएं हैं यानी गैस, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर सभी विद्यमान है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात वो हमें नजर नहीं आता, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई गंध नहीं है, वो विजिबल नहीं है, उसकी कोई फीचर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक, होती है रासायनिक। भौतिक वो जिसको हम देख सके, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको मैं नजर आ रहा हूं, मैं आपको छू सकता हूं, मैं आपसे बात कर सकता हूं, ये मेरी भौतिक विशेषताएं हैं।
लेकिन मेरे अंदर के जो गुण है वो जो आपको नजर नहीं आते, वो है मेरी रासायनिक विशेषताएं, यानी जो हमें नजर नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, वो होती है रासायनिक विशेषताएं। उस सब चीजों को देखें तो वो हमें नजर नहीं आता, उसकी कोई स्मेल नहीं है, वो हमें महसूस नहीं हो सकता, हमें टच नहीं कर सकते। परंतु मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के अंदर जो सबसे उसकी मेन फीचर है वो उसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक, और मैंने आपको बताया था कि जो बादल बनने की मैक्सिमम हाइट है वो 12 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर तो क्षोभमंडल और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे बादल बनते हैं। कारण क्या है कि इससे ज्यादा ऊंचाई पर डस्ट पार्टिकल नहीं है, होंगे भी सही तो बीच के जो दूसरे परतें हैं वो उसको यूजलेस बना देती हैं। तीसरा वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की भी मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो बादलों वाली ही है, क्योंकि दोनों पार्टिकल मिलकर ही बादलों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्षोभमंडल में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब यही रहता है, टेम्परेचर डिक्लाइन करता है, आपका ड्यू पॉइंट तक जाता है, बादलों का निर्माण होता है, संघनन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षा, तूफान, आंधी, और सबसे बड़ी बात मौसम बदलते हुए महसूस होते हैं। ये सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। यानी जब मौसम परिवर्तित होता है, आसमान से कभी ओलावृष्टि हुई, कभी वर्षा हो गई, कभी हिमपात हो गया, कभी हमने इंद्रधनुष देख लिया, कभी आकाश को नीला होते देखा, तो कभी रात में काला होते देखा। ये सारे मौसमी परिवर्तन जो है, ये सभी घटनाएं जो है वो वायुमंडल में होती हैं। और यही सारी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि पृथ्वी के ऊपर कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। यानी ये हमें सिर्फ आभास करवाती हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं, यहाँ पर सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम धरती पे जब समतल क्षेत्रों में रहते हैं तो हमें सांस लेने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा प्रभाव है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में चढ़ते हैं, वहां पर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी एक चीज तो क्लियर है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज्यों हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल जो है वो काफी छोटी परत के अंदर या काफी कम मोटी परत के अंदर ही उपस्थित होता है, जिसके कारण वो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है किस चीज में, सांस लेने की। तो वायुमंडल की यही बेसिक विशेषताएं हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे जो है वो ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल काफी कमजोर होता चला जाता है, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी, सारी विशेषताएं हैं। अब हम बात आगे बढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का जो संगठन है बेसिकली मैंने आपको बताया 3 तत्वों से मिलकर हुआ है, गैस, धूल कण और जलवाष्प। इन तीनों के बारे में ही डिटेल स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया आपके सामने, ये हमारी अर्थ के जो चारों तरफ फैला हुआ एक एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल कहलाता है। उसमें से मैंने एक छोटी सी परत निकाली है, उस छोटी सी परत को मैंने एज अ डायग्राम यहाँ पे आपके सामने रख दिया है। देखिए टैक्टिक्स होती हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने की। सबसे पहला डायग्राम आप ये बनाइए, उसके बाद आप सेकंड नंबर पर ये डायग्राम बना दीजिए। ये कोरिलेट होता है कि ये जो डायग्राम है वो ये वाला है। ये टीचर्स को भी, एग्जामिनर को अच्छा अट्रैक्शन देता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है कि ये पूरे अर्थ में से हमने सिर्फ इस बारे में चर्चा करी है जो कि पूरे पे इम्प्लीमेंट होती है। दूसरी बात, ये मेजर जो हमारी गैसेस हैं, सबसे पहले जो इनका सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करती हैं वो है गैसेस। यानी ओवरऑल वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है, तीनों तत्वों में से गैसेस का। फिर आते हैं आपके वाटर वेपर्स यानी जलवाष्प, लगभग 3 से 4% के आसपास ही हमारे टोटल वायुमंडल का हिस्सा है। फिर आती हैं हमारे डस्ट पार्टिकल जो कि ओवरऑल उसका हमारा लगभग 1 से 2% के बीच में हमारा वायुमंडल के समझो आयतन को घेरे हुए। तीसरी, आगे चलते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, गैसेस। यानी वायुमंडल का सबसे मुख्य तत्व कौन सा है, गैस, जो कि पूरे वायुमंडल का लगभग 95% से ज्यादा घेरे हुए हैं। अब ये गैस कोई एक गैस तो नहीं है, ये मानते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर वायु हो, गैसें हो, तो उस गैसों के अंदर भी काफी सारी गैस होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है इनमें से, नाइट्रोजन। ये डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये पहले से सिर्फ एक रिकॉल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन यानी N, मैं अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा ताकि आप लोग पेपर में भी इसको याद रख पाए कि नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो N है। देखिए नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो मुख्य तौर पर पूरे वायुमंडल की वायु का यानी गैसों का, अब मैं आप जरूर बताता हूँ, ये जो कमरा है इस कमरे के अंदर सभी गैसें विद्यमान हैं, सभी गैसें विद्यमान हैं। यहाँ पर कोई जलवाष्प नहीं है क्योंकि शुष्क एरिया है, कोई जलवाष्प नहीं है। तो इस पूरे कमरे को अगर मैं 100 मान लूं कि इस कमरे के अंदर 100 यूनिट गैस है, तो इस 100 में से 100 में से 78% अकेली नाइट्रोजन इस पूरे कमरे में, जहां पर कोई दूसरा जलवाष्प कारक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैस है, तो इसमें से 78% कौन सी गैस विद्यमान है, नाइट्रोजन। और 78 के बाद बाकी बचे हुए में से 21% जो है वो केवल और केवल एक ही गैस है, वो है नाइट्रोजन यानी N है और O2।
मैंने यहाँ पर भी लिखा है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21%। तो ये दोनों गैसेस मिलकर ओवरऑल 99% जो गैसों का आयतन है वो घेर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन का उपयोग क्या है। देखिए नाइट्रोजन मैंने आपको बताया एक ऐसी गैस है वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा आयतन में विद्यमान है। दूसरी बात, इस गैस का पौधों में काफी इस्तेमाल होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया, दाल प्रदान करने वाले पौधे, कहते हैं दाल जो है वो प्रोटीन के भंडार होते हैं, और वो प्रोटीन कुछ और नहीं, नाइट्रोजन का नाइट्रेट से प्रोटीन का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तीसरा, नाइट्रोजन का सबसे मेजर फीचर है कि ये हमारे वायुमंडल के अंदर जब भी विद्यमान रहती है या जिस भी एरिया के अंदर विद्यमान रहती है वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रभाव है वो बना रहता है, वो ज्यादा परेशान नहीं करती। देखिए ऑक्सीजन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जीवनदायिनी है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसकी इतनी उपयोगिता के बाद भी इसकी मात्रा में अगर थोड़ा सा भी या थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो जाए तो ये एक और गुण रखती है, और वो गुण है ज्वलनशीलता। यानी अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो ज्वलनशील जो गुण है इसका वो सक्रिय हो जाता है, और इसकी मात्रा बढ़ जाने से, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी टिश्यू जो है वो जीवित ना बचे, क्योंकि ये सभी तत्वों को जलाने की क्षमता भी रखती है। अब मैंने यहां इसके ज्वलनशील गुण के बारे में जो बताया, वो ज्वलनशील गुण जो है वो कंट्रोल में रहता है प्रेजेंस होने से नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में प्रेजेंट है, इसी वजह से ये जो गैस है ज्यादा परेशान नहीं करती, यानी अपने ज्वलनशील गुण को काफी हद तक कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया बेसिकली 3 से 4 गुण हैं इसके, सबसे ज्यादा मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद ये एक तरह का कंट्रोलर का काम करती है, किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये वो गैस है जो कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता के प्रभाव को कम करने का मादा रखती है। तो दूसरी बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया क्या है, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, मनुष्यों के या पशुओं के, जीव जंतुओं के रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा उपयोगी है, और इसकी मात्रा भी वायुमंडल में 21% के आसपास है, यानी वायुमंडल की दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट गैस है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे दूसरा प्रभाव मैंने आपको बताया, ये ज्वलनशीलता का गुण रखती है। ज्वलनशील होने के कारण ये काफी विनाशकारी भी हो सकती है, परंतु इसके विनाशकारी प्रभाव को नाइट्रोजन गैस जो है वो दबा कर रखती है। तीसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, देखा मैंने यहाँ पे O2 और O3 आमने सामने लिखी है, मैं इनको अलग अलग नहीं करना चाह रहा था इसलिए मैंने इनको आमने सामने लिखा है। ये O2 और O3 इसके अंदर कुछ एक ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये जो गैस है ये इस गैस का परिवर्तित रूप है, यानी O2 प्लस O इज इक्वल टू O3, यानी ऑक्सीजन जिसमें दो अणु, एक अणु एक्स्ट्रा जब मिल जाता है ऑक्सीजन के अंदर, एक और ऑक्सीजन का एलिमेंट जब मिलता है उसे O3 का निर्माण होता है, यानी ऑक्सीजन गैस का निर्माण, ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। और ओजोन गैस की उपयोगिता शायद बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि ये क्या काम करती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का काम करती है। और वो अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं हमारे पृथ्वी पर यदि प्रवेश कर जाए, हमारी पृथ्वी पे आ जाए, तो उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, मनुष्य के जो हमारे टिश्यूज हैं उसे जलाने का काम करेंगी, कैंसर जैसी समस्याएं पैदा होंगी, स्किन रोज जो हमारे रोग होते हैं हो जाएंगे, स्किन डिजीजेस हो जाएगी, आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अंधापन बढ़ जाएगा, फसलों की जो वर्धन क्षमता है या वर्धन चक्र है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से ओजोन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत उपयोगिता रखती है, और ये बनी किससे है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के अंदर एक और एलिमेंट जब मिलता है तो वो O3 बन जाता है, O3 का मतलब ओजोन होती है, और ओजोन हमारे वायुमंडल में समताप मंडल यानी पृथ्वी की तरफ से अगर हम ऊपर जाएं तो दूसरे परत में ही समताप मंडल पाया जाता है। दूसरी परत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट अगर कुछ मिलता है तो वो है ओजोन, यानी 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत का सकेंद्रन जो है वो हमारे वायुमंडल में है, और उस वायुमंडल से जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो समताप मंडल में पहुंचकर फिल्टर हो जाती हैं, और यूवी रेजिस जो है वो यहीं पर सोख ली जाती हैं, और बाकी जो हमारा फ्रेश इंसोलेशन होता है, सौर विकिरण होता है, वो पृथ्वी तक भेज दिया जाता है। प्रोसेस समझ में आ रहा है। बात करते हैं O3 की। O3 का सबसे ज्यादा सकेंद्रण 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। मिलती तो पूरे सेट क्या नाम है समताप मंडल में,
लेकिन एक मोटी परत जो सबसे ज्यादा मोटाई रखती है वो है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में। ओजोन क्लियर हो गई। बात करते हैं अगली गैस की, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑर्गन। ये निष्क्रिय गैस है, लेकिन क्योंकि ये क्वांटिटी के हिसाब से सबसे तीसरे नंबर की सबसे मुख्य गैस है, इसलिए यहां पे इसे रखना जरूरी है। और ये निष्क्रिय गैस होने के कारण इसका ज्यादा उपयोग हम सीधे रूप से नहीं देख पाते। सीधे रूप से जिस गैस का उपयोग देखा जाता है वो है आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे वायुमंडल की चौथी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यानी इस वायुमंडल के गैसों के मामले में ये चौथे नंबर पर आने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। अब ये गैस क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो हमारी CO2 है, ये एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? बेसिकली आप इसी डायग्राम को दोबारा रिकॉल करते हैं, लेकिन इस बार इसे एटमॉस्फेयर की तरह से नहीं, इसे हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं। आप लोगों ने पोलीफॉर्म के नाम सुना होगा। पोलीफार्मिंग क्या होती है? कई बार जो टेम्परेचर के वेरिएशन को मैनेज करने के लिए एक ग्लास हाउस बना दिए जाते हैं। ग्लास हाउस यानी नीचे खेती होती है, उसके ऊपर एक कांच का एक शेड बना दिया जाता है, और उस कांच के शेड की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली शॉर्ट वेव्स यानी लघु तरंगों को तो प्रवेश करने देती है, इनकमिंग जो है वो ऑन रहती है। लेकिन जब अर्थ छोड़ती है, एमिट करती है लॉन्ग वेव्स में, किस में करती है? ये लॉन्ग वेव्स में करती है, और ये किस वेव में करती है? शॉर्ट वेव में। सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण आता है लघु तरंगों के रूप में, पार्थिव विकिरण जाता है दीर्घ तरंगों के रूप में। तो पृथ्वी से जाने वाला पार्थिव विकिरण जो कि दीर्घ तरंगों के रूप में है, यह है हमारी CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर इसे कहें हम ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ा हुआ ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोक देती है, और अगर वायुमंडल में नहीं जाती तो क्या होता है? हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। गर्मियों के सीजन में आप लोगों ने बाहर कारें खड़ी देखी होंगी या अपनी गाड़ी पार्क की होगी। जब भी हम गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर गाड़ी को पार्क करते हैं गर्मियों के सीजन में, हम गाड़ी के अंदर डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, क्योंकि अंदर जो है वो काफी हीट हो चुकी होती है गाड़ी। उसका रीजन ही होता है वो जो ग्लास शीशे हम चढ़ाते हैं, वो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण इंसोलेशंस को तो बड़े आराम से गाड़ी के अंदर एंटर करने देते हैं, लेकिन जब वो एनर्जी वापस बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो ग्लास उसे रोक देता है। यही काम CO2 का है। CO2 को ग्रीन हाउस गैस इसीलिए कहा जाता है। और अगर टेम्परेचर यानी वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% भी बढ़ जाए, तो पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आ जाता है, यानी वो बढ़ जाता है। और अगर पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब पिघल जाएंगे। कोई भी बर्फ से बनी हुई स्थलाकृति पृथ्वी के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। और अगर सारे ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो ग्लेशियर्स पिघल कर पानी का रूप लेंगे, नदियों में जाएंगे, नदियों में बाढ़ें आएंगी, और बाढ़ का पानी फिर सागरों में जाएगा, महासागरों में जाएगा, जिसके कारण जल स्तर में उत्थान होगा। और अगर जल स्तर में उत्थान होगा तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे मनुष्य, जीव जंतु जो द्वीपों पर रहते हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, यानी भूमंडलीय ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, और यही सीधा जुड़ा हुआ है आपका क्लाइमेट चेंज के साथ। ये दोनों ही कंसेप्ट आपके ग्रीन हाउस गैस से जुड़े हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। CO2 के साथ ही एक और इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर वेपर। ये भी एक तरह के ग्रीन हाउस गैस हैं। ये दोनों ही एलिमेंट वायुमंडल में है। अब आप समझ सकते हो कि जब पृथ्वी की तरफ से वायुमंडल में ऊर्जा को भेजा, एनर्जी को भेजा जाता है, तो वो हमें बाहर नहीं निकलने देती उसे। और जिनके 2 से 3 बजे जब पृथ्वी एनर्जी छोड़ना शुरू करती है, उस समय के बाद गर्मी का एहसास थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह है आपका गैसेस का मेन टॉपिक। इससे ज्यादा गैसेस में और कुछ नहीं है। गैसेस के बाद आते हैं आपके वाटर वेपर्स यानी जलवाष्प। जलवाष्प आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। बेसिकली 2 ही मेथड से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं।
एक है आपका वाष्पीकरण और दूसरा है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन का जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको क्लास के अंदर समझाया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ और एडिशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कुछ एक स्टूडेंट जो है वो क्लास मिस करते हैं। मैं फिर एक बार थोड़ा बता देता हूं। अर्थ के ऊपर, ये सपोज हमारी अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर जो वाटर है, वाटर दो तरह से पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। एक होता है सरफेस वाटर और एक होता है अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर वो है जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं नदियों में, नालों में, झीलों में, तालाबों में, और अंडरग्राउंड वाटर वो होता है जो हमें ट्यूबवेल, नलकूपों द्वारा पृथ्वी की धरती के नीचे से हम पुनः धरातल पर लाते हैं। अब ये दोनों ही प्रकार का जो पानी है, जल है, लिक्विड है, बेसिकली आप इसे लिक्विड यानी तरल अवस्था मान लो। तीन अवस्थाएं हैं, लिक्विड है, देन गैस है, देन सॉलिड है, यानी द्रव, गैस और ठोस। ये तीन जल की अवस्थाएं हैं। इन तीनों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या है, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, दोनों ही वाटर जो है वो हमारे वायुमंडल में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सन एनर्जी का जो इकलौता मुख्य सोर्स है पृथ्वी के पास वो है उसका सूर्य, और सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा से भरी हुई विकिरण है वो क्या करती है, यहाँ के टेम्परेचर या अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती है, और जो धरातल के ऊपर जल है वो गर्म होने लगता है। इसे जब एनर्जी मिलती है तो ये गर्म होने लगता है, और गर्म होकर टेम्परेचर इसका राइज करता है। ये जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है, उबलना शुरू करता है। तो इसकी वजह से वायुमंडल में जो ये जल है यानी लिक्विड है वो गैस में परिवर्तित होकर किस विधि द्वारा, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन विधि के द्वारा ये हमारा कहां जाता है, वायुमंडल। था किसमें, तरल में, गया किसमें, गैस में, और द्रव का गैस रूप ही आपका वाटर वेपर यानी जलवाष्प कहलाता है। चला गया। अब ये भूमिगत जल भी जाएगा। भूमिगत जल कैसे जाएगा, पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे, वनस्पति है, वनस्पति क्या करती है, जड़ों से जल को खींचती है और उसको गैस के रूप में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेज देती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी दो विधियां, एक है वाष्पीकरण, दूसरी है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा धरातल के ऊपर उपस्थित जल यानी सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर वाष्प के रूप में, गैस के रूप में कहा जाते हैं वायुमंडल। क्लियर है। तो जल वाष्प के, इससे आगे मैं संग्रह नहीं समझाऊंगा, सिर्फ यहीं तक समझाऊंगा। तो ये दो विधियां हैं जिसके द्वारा धरती का जल वायुमंडल में जाता है। अब बात करते हैं दो प्रकार की जलवायु। एक जलवायु जो 0 डिग्री मध्य रेखा पर मिलती है, गर्म। गर्म है इसलिए जलवाष्प ज्यादा बनेंगे। गर्म जलवायु है, तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है तो जलवाष्प की उपलब्धता भी ज्यादा है। इसलिए कुल जलवाष्प में से अगर हम भूमध्य रेखा पर करें तो जलवाष्पों के पाए जाने की मात्रा लगभग 4% तक पाई जाती है। एक जलवायु है ठंडी यानी 90 डिग्री, ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर तापमान सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण कम प्राप्त होता है, ऊष्मा कम प्राप्त होती है, तापमान कम होते हैं, तापमान कम होते हैं तो वाष्पीकरण कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है तो जलवाष्प की मात्रा भी वहां पर कम पाई जाती है, यानी लगभग 1%। इतना ही आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बात करते हैं जलवाष्प, मैंने बताया कि एक तरह की ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, संघनन यानी बादलों के बनने के लिए सबसे उपयोगी एलिमेंट है। ये वायुमंडल में पहुंचते हैं और वायुमंडल में संघनन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जैसे ही संघनन होता है फिर वर्षण यानी वर्षा या हिम के रूप में पुनः धरती पर आ जाते हैं। चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को जल चक्र के नाम से जानते हैं, यानी धरती का जल वापस घूम के वायुमंडल से पुनः धरती पर आ जाता है। इसे हम जल चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये है आपका बेसिकली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया कि इसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई पे पाए जाते हैं वो है 2000 मीटर। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए जो वर्षा करने वाले बादल होते हैं वो भी 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होते हैं। इसके ऊपर के जो बादल हैं उन बादलों के अंदर वर्षा करने की क्षमता थोड़ा कम होती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प के पहुंचने की क्षमता भी कम हो जाती है। और 2 किलोमीटर पे सबसे ज्यादा और 12 किलोमीटर तक ही जलवाष्प जो है वायुमंडल
पाए जाते हैं। और सबसे ऊंचे बादल जो पक्षाभ मेघ होते हैं, सीरस क्लाउड होते हैं, वो भी 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल धूलकण। बचपन में ही टीचर्स आपको एक छोटा सा टास्क देते थे, क्या होते हैं, अंधेरे कमरे में बैठिए और रोशनदान में से कोई एक ऐसा सुराख देखिए जिसमें से सूर्य की किरणें कमरे के अंदर प्रवेश कर रही हो। उस किरण के साथ आसपास अगर हम देखें तो हम देखते थे कि कुछ एक धूल के कण जो उड़ रहे होते हैं, यानी डस्ट पार्टिकल्स सब जगह पर मौजूद होते हैं, वायुमंडल में भी मौजूद होते हैं। और वायुमंडल में जलवाष्प डस्ट पार्टिकल्स की जो मात्रा है वो लगभग 1% के आसपास ही पाई जाती है। लेकिन ये वायुमंडल में गए कैसे? वायुमंडल में जाते हैं तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ, तूफान के साथ, ज्वालामुखी के फटने के साथ। ज्वालामुखी फटता है तो राख का गुबार उठता है, डस्ट पार्टिकल्स उठते हैं, धूल कण उठते हैं। इसके साथ साथ वाष्पीकरण के द्वारा भी ये जो कहें कई कई बार नमक के कण, क्योंकि जल के अंदर नमक होता है और नमक के कण भी कई बार वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। यानी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके? धूलकण यानी रेत, मिट्टी, उसके अलावा नमक या राख। रेत, मिट्टी, उसके बाद नमक और राख। इन चार ही मुख्य रूप में डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स के कुछ एक काम होते हैं। मेरे उस दिन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें आकाश नजर आता है। आकाश हमें सुबह के समय थोड़ा लाल, दिन के समय नीला, रात के समय काला नजर आता है। बच्चों के जवाब भी थे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी पृथ्वी के ऊपर आकाश नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ हमारे वायुमंडल ही वहां पर विद्यमान है। और वायुमंडल के अंदर ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, इनका काम होता है कि कुछ एक सूर्य से आने वाले किरणों का थोड़ा भाग रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट यानी वापस परावर्तित कर देते हैं, कुछ एक को फैला देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल के द्वारा सूर्य का प्रकाश फैलाया जाता है, उसी के कारण हमें वायुमंडल दिन के समय नीला, सुबह और शाम के समय लालिमा पर नजर आता है, और रात के समय क्योंकि सूर्य छुप चुका होता है, अस्त हो चुका होता है, तो धूल कण उस प्रकाश को उस प्रकाश को विकृत नहीं करते और हमें प्रत्यक्ष रूप से अंतरिक्ष का काला रंग नजर आता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये अर्थ के ऊपर एक आकाश जो है वो उल्टी प्लेट की तरह लटका हुआ है, इसको हम पार नहीं कर सकते। अगर आकाश नाम की कोई चीज होती तो रॉकेट जो है वो इस आकाश को पार ही नहीं कर पाते। आप लोग देखते हैं कि रॉकेट जो हम दूसरे ग्रहों पर भेजते हैं, चांद पर भेजते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो वो बड़े आराम से इसको पार कर लेती हैं, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। ये है क्या? डस्ट पार्टिकल्स है। डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे धूल के कण हैं। इन धूल के कणों को तो कुछ आराम से हम पार करते हैं, एक बार हम आंधी को पार करके निकल जाते हैं, ऐसे ही रॉकेट जो है धूल कणों को पार करके निकल जाता है। अब आप लोग कम से कम ये नहीं कहोगे कि आकाश नाम का कोई तत्व हमारी पृथ्वी को ऊपर से घेरे हुए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस और उनके स्कैटरिंग मेथड यानी उसको विकृत करने के गुण के कारण ही हमें आकाश जो है वो नजर आता है। रात के समय कोई प्रकाश नहीं, यानी स्कैटरिंग नहीं तो आकाश नहीं। ये है इसका मेजरली 3 काम है। और यही जो 3 आपके मैंने बताया डस्ट पार्टिकल्स, ये अवशोषित करने का भी काम करते हैं, सूर्य से आने वाले विकिरणों को सोखते हैं और वायुमंडल के तापमान को थोड़ा गर्म रखते हैं। फिर रिफ्लेक्शन को जोड़कर देखते हैं कि कुछ एक भाग, यहां पर मैं एक टॉपिक और आपको क्लियर कर देता हूं, उसे कहते हैं एल्बिडो। कई बार ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की एल्बिडो या एल्बिडो ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको यही समझाने की कोशिश करता हूं। अर्थ है, अर्थ के सूर्य जो है वो विकिरित अपना एनर्जी जो है वो छोड़ता है, लेकिन कुछ एक गुण ऐसे होते हैं जैसे बादल यानी क्लाउड, क्लाउड के अलावा आइस, ठीक है। ये जो 2 मेजर एलिमेंट्स हैं, ये क्या काम करते हैं? सूर्य से आने वाला विकिरण, कई बार जैसे रास्ते में कोई क्लाउड हो और सूर्य से आने वाला प्रकाश है, तो बादल क्या करते हैं, उस वायु विकिरण को पृथ्वी तक आने से पहले ही
वायुमंडल में वापस भेजते हैं। अगर कोई भी किरण उसे पार करके आता है और आइस वाले यानी बर्फ हिम वाले क्षेत्र से टकराता है तो वो भी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कहां पर, वायुमंडल में। कहां पर वापस भेजा जाता है, वायुमंडल में। टॉपिक क्लियर, खत्म। क्या है, सूर्य से आने वाला विकिरण जब बादलों, हिम से ढके हुए क्षेत्रों और दूसरे गुणों के द्वारा, जल वाष्प गुण में से एक होते हैं, कुछ एक सोख लेते हैं, रिफ्लेक्शन का काम करते हैं, ये दोनों गुण सबसे ज्यादा करते हैं। जब बादलों और हिम से ढके क्षेत्रों के द्वारा सूर्य से आने वाला विकिरण पृथ्वी द्वारा सोखने से पहले ही उसे वापस वायुमंडल या अंतरिक्ष में भेज दे, उस प्रक्रिया को एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, एल्बिडो ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, या पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहा जाता है, सौर विकिरण का या सूर्य के प्रकाश का वो भाग जो पृथ्वी पर अवशोषित होने से पहले वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल में भेज दिया जाए, उसे हम एल्बिडो ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की एल्बिडो के नाम से जानते हैं। ये है इसका मेजर काम जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा इसमें जो मेजर थोड़ा छोटा टॉपिक है, एक वो है जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में एक चीज आप लोगों को बहुत परेशान करती है, उसे हम कोहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोहरा। आप लोगों ने कभी बादल देखे हैं, बादलों को छुआ है, नहीं छुआ होगा। अगर एक दो बच्चा शिमला गया होगा, जाकू बाबा की तरफ गया होगा, मंदिर की तरफ, तो वहां पे देखा होगा जो बादल है वो पैरों के नीचे रहते हैं, हम थोड़ा वहां पर ज्यादा ऊंचाई पर। लेकिन अपने जंगल मैदानी क्षेत्रों में कभी बादल देखे हैं? नहीं देखे होंगे। ये जो कोहरा है ये बादल ही है, ये बादल ही है, यानी इसके बनने की वही प्रक्रिया है जो बादलों के बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, लेकिन कोहरा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फॉग। फॉग के अंदर जब धुआं मिल जाता है, धुएं के कण मिल जाते हैं, राख मिल जाती है, यानी स्मॉग मिल जाता है, स्मॉग, तो इन दोनों के बनने से, इन दोनों के मिलने से स्मॉग, स्मॉग और फॉग को मिलाकर स्मॉग बन जाता है, यानी कोहरा बन जाता है। ठीक है, धुंध और धुआं मिलकर स्मॉग यानी कोहरे का निर्माण करते हैं। कोहरे की सबसे बड़ा विशेषता यह है कि उसमें विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो ये भी आपके किससे मिलकर बनता है, राख। और ये भी एक प्रकार का बादल है जो धरती के सतह के पास बनता है, और बाकी बादल इसकी सतह से ऊपर बनते हैं। ये विजुअल टॉपिक है इसका आपका। और फिर भी मैं आप लोगों को कल एक बार डिस्कस करूंगा, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। आप इसे पढ़िएगा, कल मैं इसके आगे का टॉपिक जो है वो आप लोगों का डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।